तो उसमें कल हम लोग कुछ आयोग परिषद पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है, जैसे मैं बताया था, कल कुछ पढ़ाया तो था सब। अच्छा, ये काउंसिल ऑफ यूरोप पढ़ा दिया था, जीसीसी हो गया था, ओआईसी हो गया था, यूनेस्को पढ़ के जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। G20 नहीं हुआ है ना, एपेक भी नहीं हुआ है। एपेक में एक्चुअल में भारत सदस्य बनना चाहता है, ठीक है। अभी 2021 में एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया है। तो ये एपेक जो है पुनः महत्वपूर्ण हो गया है। एक तो G20 है, उसको पढ़ना है। फिर आप जानते हैं कि ब्रिक्स में बहुत सारे देश, अभी मिस्र भी शामिल हुआ है, जो एनडीबी जो उसका बैंक है। एक तो ब्रिक्स भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद जो है यूएनएचआरसी पढ़ना है, अफ्रीकी संघ भी थोड़ा सा पढ़ना है। और अभी आप देखे होंगे कि यूक्रेन जो संकट हुआ था, उस यूक्रेन संकट में जो है वह यूक्रेन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस दायर किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए डायरेक्ट जैसे आपको ध्यान होगा कि अभी जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वह भारतीय जो सेना है, जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसको जो है पुरस्कार मिला है। किस देश में सेवा करने के लिए? भारतीय सेना को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022 में जो है पुरस्कार दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। नहीं ध्यान आया? दक्षिणी सूडान। तो अब जैसे इस तरह के प्रश्न हैं, तो दक्षिणी सूडान जो है 193 देश है, सबसे लेटेस्ट वही यूएनओ का देश है। तो इनडायरेक्ट रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि उसमें दक्षिणी सूडान का कुछ क्वेश्चन रख देगा, उसमें ये भी लिख देगा, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। चलिए कुछ चर्चा शुरू किया जाए। मैं देख लिया क्या क्या कल पढ़ाया था। थोड़ा बहुत मैं भी करता हूं, थोड़ा बहुत आप लोग भी करते रहिएगा। देखिए एपेक में जो है ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही मेंस में, चूंकि आप लोग पढ़े थे तो बहुत ज़्यादा नहीं। मैं बताया था कि पीटी में 4 ही चीज़ ध्यान रखना है। पहला चीज़ तो ध्यान रखना है कि ये संगठन कब बना, और चूंकि एपेक में जो है कौन कौन से देश शामिल हैं उसका एक कंसेप्ट बनाना है। फिर इसके बाद जो है इसका सबसे लेटेस्ट सम्मेलन कहाँ हुआ है, और कुछ विशेष बात है तो वो पढ़ लेना है, बस 4 ही चीज़ पढ़ना है। तब जानते हैं कि 1989 में जो है इसका गठन हुआ था, और 1989 में ऑस्ट्रेलिया के प्रयास से इसका गठन किया गया था। पहला पॉइंट लिख दीजिए। 1989 में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इतना तो आप लोगों को याद ही होगा। एशिया प्रशांत जो आर्थिक सहयोग संगठन जिसको कहा जाता है, 1989 में ऑस्ट्रेलिया के प्रयास से इसका गठन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रयास से इसका गठन किया गया। तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री थे, बॉब हाक के प्रयास से जो है ये संगठन बना था। अब इसमें कंसेप्ट ध्यान रखिए कि इसमें जो है प्रारंभ में जो है 12 ही देश थे। तो 12 देशों में जो है आप जानते हैं कि जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जापान है, ये जो प्रमुख देश हैं, इन 12 देशों में ये शामिल थे। और साथ ही साथ आसियान के 10 देश शामिल थे। जो प्रारंभ में तो 12 देशों ने ही बनाया था, 5 देश ये थे, बाकी आसियान के कुछ देश थे। बाद में जो है इसमें रूस है, चाहे पेरू है, वियतनाम है, चाहे चीन है, चाहे ताइवान है, चाहे हांगकांग है, मैक्सिको है, पापुआ न्यू गिनी है, इस तरह के देश इसमें शामिल हुए थे। तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है 12 से बढ़कर 21 हो गई है। तो दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। प्रारंभ में 12 देशों द्वारा यह संगठन बनाया गया। 12 देशों द्वारा यह संगठन बनाया गया। जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान के साथ कुछ आसियान देश शामिल थे। कुछ आसियान देश शामिल थे। एक्चुअली में दो तरीके से प्रश्न बनता है। कभी कभी पूछता है कि प्रारंभिक देश कौन सा नहीं था, तो रूस प्रारंभिक देश नहीं है। अब आपको केवल ये ध्यान रखना है कि आसियान के जो देश थे 5 ये और 7 वो, तो 7 और 5 12, ये 12 देशों ने मिलकर बनाया था। बाद में अन्य देश शामिल हुए हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछता है कि जैसे सिंपल से आप लोगों के यहाँ सिंपल ही क्वेश्चन आता है, एपेक का कौन सदस्य नहीं है, आया तो होगा क्वेश्चन। G20 का कौन सदस्य नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन क्यों गलत होता है कि आप थोड़ा सा यदि ध्यान रखे होते तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो यहां पर 12 हो गए, अब बाद में अन्य देश शामिल हो गए। तो आसियान वाले तो सब शामिल हो चुके हैं, अब कुछ अन्य देश शामिल हुए जो मुख्य मुख्य हैं, उसको मैं लिखवा देता हूं। बाद में रूस, चीन, वियतनाम, ताइवान, मैक्सिको, चिली आदि देश शामिल हुए। वर्तमान संख्या 21 है। वर्तमान में सच संख्या 21 है। अब ज्यादा होगा तो इंटरनेट से देख कर लिख भी सकते हैं। मेरे समझ से 5 और 10 5 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21। 2-3 देश आसियान वाले नहीं हैं। इसका सचिवालय कहाँ है? सिंगापुर में। इसका सचिवालय सिंगापुर में है। इसका सचिवालय सिंगापुर में है। इसको हिंदी बोलते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन। आर्थिक सहयोग संगठन, प्रशांत महासागर, ब्रैकेट में महासागर भी लिखा जाता है। अब इसमें ये हो गया। अब इसके बाद इसका करंट आ जाइए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो आपसी व्यापार है उसको बढ़ाना है, आर्थिक सहयोग करना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। और कॉन्सेप्ट में बताया कि शुरू में 5 देश ये, और फिर इसके बाद जो है फिलीपींस, थाईलैंड, ये सब जो है कुछ देश शामिल हो गए थे, 12 हो गया। अब बाद में कुछ देश बढ़ गए तो 21 हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो लेटेस्ट सम्मेलन है 2021 का, वही ध्यान रखना है, पुराना तो छोड़िए। 2021 का सम्मेलन जो है न्यूजीलैंड में हुआ, वर्चुअली हुआ। 2021 में न्यूजीलैंड में सम्मेलन हुआ। वर्चुअली। इसका जो मोटो रखा गया था, ज्वाइन, वर्क, ग्रो टुगेदर। इसका जो थीम था, मोटो था, ज्वाइन, वर्क, ग्रो टुगेदर। दो 2021 का पूछ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2022 का पूछ सकता है। 2021 में तो हो गया है और 2022 में अभी होना नहीं, अभी तो हुआ नहीं है, नवंबर में होगा, 19 नवंबर को है। 19 नवंबर 2022 को सम्मेलन होना है। ये सम्मेलन होना है थाईलैंड में, तो बैंकॉक। और इसका जो मोटो रखा गया है, ओपन, कनेक्ट, बैलेंस। ज़्यादा ज़्यादा 21 पूछेगा, 22 पूछेगा, और क्या पूछेगा। और 2 लाइन भारत के बारे में ध्यान रखिए। भारत इसका सदस्य नहीं है, ध्यान पहले सुन लीजिए।
भारत ने सबसे पहले 1991 में 91 में जो है इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन आप जानते हैं कि जब उस समय अमेरिका ने समर्थन भी किया था कि भारत को सदस्यता देनी चाहिए 91 में, लेकिन उसके बाद परमाणु विस्फोट भारत ने कर दिया और 98 में सब काम गड़बड़ हो गया और भारत को सदस्यता तो मिला नहीं। फिर आप जानते हैं कि भारत पर बैन लगा दिया गया था, लगभग जो है 15 वर्षों का बैन था भारत पर। उसके बाद 2016 में जो है वो देखा जाए तो जब बैन समाप्त हो गया, 15 वर्षों का बैन था, तो ये लगभग जो है 2007 में 8 में 17 में 17 में बैन खत्म हुआ, लगभग 16-17 के आसपास। तो ये जो है 2 और ये 13, हाँ 2013-14 में बैन खत्म हुआ, तो 2015 में पुनः भारत ने आवेदन किया। अब जानते हैं कि 15 में आवेदन किया तो 2017 में इसकी बैठक होनी थी भारत को शामिल करने के लिए, उसका एजेंडा भी तैयार किया गया, लेकिन भारत को अभी तक शामिल नहीं किया गया। एक लाइन नोट करके लिख दीजिएगा, एपेक में भारत सदस्य नहीं है, एपेक में भारत सदस्य नहीं है। सर्वप्रथम 1991 में आवेदन किया था, सर्वप्रथम 1991 में आवेदन किया था। अभी तक सदस्यता नहीं मिली है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें। एयू, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन, तो इसका पुराना नाम था अफ्रीकी एकता संगठन, अफ्रीकी एकता संगठन इसका पुराना नाम था। हमें बताया 4 चीज़ जानना है। पहला इसका बैकग्राउंड जानना है। तब जानते हैं कि ये जो है 25 मई 1963 में जो है 32 अफ्रीकी देशों द्वारा जो है अदिस अबाबा में, अदिस अबाबा कहाँ की राजधानी है? इतना तो जानिए, इथोपिया। कैसे होगा काम? तो इथोपिया की जो राजधानी है यहीं पर सम्मेलन हुआ। थोड़ा मैप वो बढ़िया से कर डालिए, इतना भी हल्के मत लीजिए पेपर। पीटी को हम जैसे हम लोग नहीं कहते हैं पीटी को कि पीटी कोई परीक्षा है, नहीं, हम लोग मेंस पढ़ाते समय देखिए कहते ही हैं। जैसे आप पीटी की तैयारी करेंगे तो हम लोग मास्टर लोग क्या कहते हैं? पीटी पढ़ रहे हैं, बेवकूफ़ आदमी हैं। अरे पीटी हल्का फुल्का जाएंगे, टिक लगा देंगे, निकल जाएगा। पीटी किसी का रुकता है? अभी देख के आएंगे तब आपको पता चलेगा। इतना मत लीजिए उसको। कायदे से बोला हूँ मैपिंग ज्योग्राफी का। अब मैपिंग में बताइए टीचर क्या करेगा? अब आप लोग हमेशा टीचर को दोष देंगे, मास्टर साहब पढ़ाए नहीं। मास्टर साहब क्या करेंगे? कोई राजधानी घोल के आपको पिलाएंगे थोड़े ना। तो मैपिंग का किताब लेकर किसी कोई एटलस जो है 10-20 बार उसको पेंसिल से पेन से रगड़ डालिए, वैसे याद हो जाएगा। सीधी सी बात है, उसमें कौन सी बात। हम लोग भी जो है कम से कम 2-3 मैप जो है उसको पेंसिल और पेन लगाते लगाते वो फट गया। कभी आप घर पे आएंगे तो दिखाऊंगा, इतना आसान नहीं होता है। सब जितना नदी है, जितना ये है, कहाँ से कौन सा नदी निकला, सब उसी में लगाते लगाते धीरे धीरे याद रहता है। ताशकंद कहाँ की राजधानी है? हाँ ठीक है। तो ये जो है अफ्रीकी संघ जो है वह 25 मई 1963 को, जानते हैं कि ये अदिस अबाबा में सम्मेलन एक बुलाया गया था। वहाँ पर 32 देशों ने हस्ताक्षर किया था। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़कर 55 हो गई। तो शुरुआत में इसका नाम जो है अफ्रीकी एकता संगठन रखा गया था। पहला पॉइंट लिख दीजिए। 25 मई 1963 को 32 अफ्रीकी देशों ने अदिस अबाबा
सम्मेलन में, अदिस अबाबा सम्मेलन में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए। बाद में अन्य देश शामिल हुए। अब समझिए, अब जानते हैं कि ये 1963 से ऐसे ही अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में चलता रहा। अब 1999 में जो है नया संवैधानिक नियम बनाया गया और 2000 में जो है सभी देशों ने बाकायदे उस पर हस्ताक्षर कर दिया। 55 देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। वो दूसरी बात है, कुछ देश इसमें से निकलते रहे, कुछ आते रहे, बाद में जुड़ते रहे। जैसे 1985 में मोरक्को ने संस्था छोड़ दी थी, बाद में संस्था उसने भी ले लिया। 2015 की घटना है, बुर्किना फासो जो देश है उसने जो है उसको निलंबित कर दिया गया था, बाद में उसको भी शामिल कर दिया गया। तो लेकिन 2000 में जब नया संविधान इसका जब सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया तो इसके बाद 2001 में जो है डरबन सम्मेलन हुआ और डरबन जो सम्मेलन हुआ उसी में इसका नाम बदलकर अफ्रीकी एकता संगठन से नाम बदलकर अफ्रीकी संघ कर दिया गया। दूसरा पॉइंट, 1999 में नया संवैधानिक नियम बनाया गया। 1999 में नया संवैधानिक नियम बनाया गया। दो 2000 में सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। यहां हस्ताक्षर करने का मतलब पारित करना, हस्ताक्षर किया। 2001 में डरबन सम्मेलन में इसका नाम अफ्रीकी संघ कर दिया गया। अफ्रीकी संघ कर दिया गया। अब जानते हैं कि 2004 में जो है अफ्रीकी संसद भी बनाया गया। वो दूसरी बात है, कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन अफ्रीकी संसद 2004 में बनाया गया और इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में बनाया गया है। अगला पॉइंट, 2004 में अफ्रीकी संसद की स्थापना हुई। 2004 में अफ्रीकी संसद की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में बनाया गया है। ये क्यों मैं पढ़ा रहा हूं? अब जानते हैं कि इजराइल वाला जो घटना घटा था, तो इजराइल इस समय अफ्रीकी संघ का पर्यवेक्षक राष्ट्र है। तो आप जानते हैं कि फिलिस्तीन ने ये मांग किया अभी 2022 में जनवरी में, फिलिस्तीन ने ये कहा कि जो है इजराइल को इससे हटा देना चाहिए, पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा इसको हटा देना चाहिए। इसीलिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि लिख दीजिए इस घटना को कि इजराइल पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है, फिलिस्तीन इसे वापस लेने की बात कर रहा है। इजराइल पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है, फिलिस्तीन इसे वापस लेने की बात कर रहा है। इसे वापस लेने की बात कर रहा है। आपको ध्यान होगा कि भारत अफ्रीकी संघ भी बैठक होता है। तो भारत अफ्रीकी संघ का जो बैठक होता है, आपको ध्यान होगा कि नई दिल्ली में 2015 में बैठक हुआ था, जिसमें मोदी साहब ने जो है $10 बिलियन देने की घोषणा किया था। मोदी साहब ने इस बात की काफ़ी आलोचना भी हुई थी कि हम लोग खुद ही परेशान चल रहे हैं और भारत जो है पूरे विश्व को अनाज देगा। भारत ने जो है गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया ना परसों। भारत गेहूं किसी को निर्यात नहीं करेगा क्योंकि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। अभी सर्वे जो आया है, भारत में ही खाने के लाले पड़ जाएंगे, दूसरे देश को हम लोग क्या देंगे?
तो यहाँ पर देखा जाए जो पैदावार थी वो कम हो गई ना इस बार, तो इसके कारण दिक्कत आया। तो आप जानते हैं कि उस समय $10 बिलियन जो है सरकार ने कहा कि हम अफ्रीकी देशों की मदद करेंगे। अभी तक भारत $2 बिलियन भी मदद नहीं कर पाया है 2015 से लेकर अभी तक। आज मैं देख रहा था सर्वे। आप जानते हैं कि 2015 में ये सम्मेलन काफ़ी चर्चा में आया था। तो आपको 2 लाइन ध्यान रखना है कि भारत अफ्रीकी जो संघ है उसका जो बैठक होता है 2008 से प्रारंभ हुआ है। लिख दीजिएगा, भारत डैश अफ्रीकी संघ बैठक 2008 से प्रारंभ हुआ और तीसरी बैठक 2015 में नई दिल्ली में हुआ। तीसरी बैठक 2015 में नई दिल्ली में हुआ। इसके बाद बैठक नहीं हुआ है अभी। और जो तीसरी बैठक की समीक्षा थी 2019 में, सितंबर 2019 में समीक्षा हुआ था, उसके बाद इसकी बैठक होनी थी। तो आप जानते हैं कि इसकी बैठक जो है 4 साल पर होता है। तो आप जानते हैं कि 2020 में बैठक होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण जो है ये बैठक नहीं हो पाया। अब यहाँ पर दूसरा चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि इसका जो बैठक है 2022 में, आप जानते हैं कि 2019 वाला तो मत पढ़िए, उसका तो नाइजर में हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है। 2020 में कोरोना से बैठक हुआ नहीं, 2021 नहीं हुआ, 22। इसका 22 जो बैठक है 35वां बैठक एयू का, अफ्रीकी संघ का 35वां बैठक जो सबसे लेटेस्ट है 2022, ये जो है वह अदिस अबाबा में हुआ है। अदिस अबाबा, अधिकांश बैठक यहीं होता है, कभी नहीं भी आएगा तो यही टिक लगा दीजिएगा। अदिस अबाबा में हुआ 3 मार्च 2022 को ये बैठक हुआ है। इसके पहले यदि जानना चाहते हैं तो 2021 में जो बैठक हुआ है वो भी अदिस अबाबा में ही बैठक हुआ था, वर्चुअल हुआ था, लेकिन अदिस अबाबा टिक लगाना पड़ेगा। ये 34वीं बैठक थी, 34वां बैठक। दो तो कम से कम पढ़ के जाइएगा, 2021 और 2022। उसे 2022 ही ज़्यादा पढ़िएगा क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम हुआ था पिछली बार, तो 2021 तो कम ही पूछने का चांस है, 2022 ही पूछेगा, लेकिन कोई तो भरोसा नहीं। इसका सचिवालय में बताया अदिस अबाबा में है, लिखवाया ना, इसका सचिवालय जो है अदिस अबाबा में है। और एक घटना इसमें और ध्यान रखना है, अभी जो है फरवरी 2022 में जो है देखा जाए तो एयू, अफ्रीकन यूनियन और प्लस ईयू की 6ठी बैठक हुआ है, 6 जो है सबमिट हुआ है। ये 6 सबमिट जो है ब्रुसेल्स में हुआ है, लिख दीजिए, मैं लिखवा दूं। 18 फरवरी 2022 को एयू तथा ईयू, अफ्रीकी संघ एयू तथा ईयू की 6ठी बैठक ब्रुसेल्स में हुई। इसका एक थीम था, वो भी लिख दीजिएगा। इसका विषय 2030 के लिए साझा नजरिया रखा गया था। ये जो बैठक हुआ था, इसका जो थीम था, इसका जो मोटो था, 2030 के लिए साझा नजरिया। देखिए, कभी पूछे कि एजेंडा 2063 किसका लक्ष्य है, तो अफ्रीकी संघ लगाइएगा, एक लाइन लिख दीजिएगा। एजेंडा 2063 अफ्रीकी संघ का लक्ष्य है।
बस मेरे समझ से इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़िए इसमें। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत इसका मेंबर बना है ना दोबारा, अभी दोबारा मेंबर भारत बना है इसका। हाँ, 2022 से 2024 के लिए 3 वर्षों के लिए होता है ना। तो देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है, इसकी स्थापना जो है 2006 में किया गया था, और ये यूएनओ के जो है सहायक अंग के रूप में है। पहला पॉइंट लिख दीजिए, इसकी स्थापना 2006 में यूएन महासभा के संकल्प द्वारा किया गया। यूएन महासभा के संकल्प द्वारा किया गया। यह यूएनओ का सहायक अंग है। यह यूएनओ का सहायक अंग है। वर्तमान में 47 सदस्य हैं, 47। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। अब जानते हैं कि भारत जो है, भारत अभी इसके पहले 3 वर्ष के लिए चुना गया था, तो भारत का कार्यकाल जो है 31 दिसंबर 2021 को जो है वो समाप्त हो गया, और भारत फिर दोबारा कार्यकाल के लिए जो है, अब जानते हैं कि मतलब कि 2022 1 जनवरी 2022 से लेकर जो है वो 2024 तक भारत जो है पुनः 3 वर्ष के लिए जो है इसमें चुना गया है। इसको लिख दीजिए, भारत 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। ब्रैकेट भी दीजिएगा। भारत 2019 से 22 तक के लिए भी चुना गया था। उसे एशिया प्रशांत क्षेत्र से 5 देश चुने गए हैं। भारत तो चुना ही गया, कजाकिस्तान चुना गया, मलेशिया, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 देश चुने गए। उसको ध्यान मत रखिए। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि लगातार 2 बार कार्यकाल यदि पूरा कर लेंगे तो फिर तीसरा कार्यकाल लगातार नहीं हो सकता है। लिख दीजिएगा, यूएनएससी में परिषद के सदस्य लगातार 2 कार्यकाल के बाद, यूएनएससी में परिषद के सदस्य लगातार 2 कार्यकाल के बाद पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं होंगे, पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं होते। यूएनएससी में परिषद के सदस्य लगातार 2 कार्यकाल के बाद पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे। एशिया प्रशांत से जो है 13 सीटें हैं। इसमें जो कार्यकारिणी है उसमें 47 सीट है। एशिया प्रशांत से 13 सीटें हैं, तो 5 सीटें खाली थीं।
तो उसी 5 सीटों में भारत का चुनाव हुआ है। और एक चीज़ और घटनाक्रम ध्यान रखिएगा कि 2018 में ट्रंप साहब ने यूएनएचआरसी से अपने को अलग कर लिया था, मतलब अमेरिका अलग हो गया था। अब जानते हैं कि जब जो बाइडेन साहब 2021 में आए तो बाइडेन साहब ने पुनः जो है शामिल होने की बात कर दिया, तो अमेरिका पुनः इसमें शामिल हो गया। अब समस्या ये है कि कोई भी सदस्य यदि संस्था छोड़ देता है तो आप जानते हैं कि अमेरिका जो है पूर्ण सदस्य के रूप में था, भारत पूर्ण सदस्य के रूप में नहीं है। तो अमेरिका पूर्ण सदस्य के रूप में था, उसने संस्था छोड़ दिया। तो इसमें यूएनएचआरसी में नियम है कि पहले आपको जो है वो अस्थायी सदस्यता दिया जाएगा, बाद में पूर्ण सदस्यता मिलेगा। अभी वर्तमान में 3 देश जो है पूर्ण सदस्य के रूप में है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली। एक लाइन लिख दीजिएगा। 2018 में अमेरिका यूएनएचआरसी से अलग हो गया था, यूएनएचआरसी से अलग हो गया था। दो 2021 में पुनः शामिल हुआ। और 2022 से 24 के लिए उसका चुनाव हुआ है। अर्थात पूर्ण सदस्य नहीं है, पूर्ण सदस्य नहीं है। वहीं नीचे पूर्ण सदस्य का नाम लिख दीजिए कि वर्तमान में पूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और इटली। देखिए, आप जानते हैं कि ये संस्था जो है 2006 में बनाया गया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1993 से दिखाई देती है। पहले इसका नाम जो है मानवाधिकार उच्चायुक्त इसका नाम था, 1993 की बात बता रहा हूँ। फिर आप जानते हैं कि जब 1993 में मानवाधिकार का जब घोषणा पत्र जो है यूएनओ में सब देशों ने हस्ताक्षर किया, उसी के कारण हम लोगों ने तो एनएचआरसी का गठन किया था। तब जानते हैं कि उसके बाद जो है फिर इसके बाद 2002 में इसका बैठक हुआ था और उसमें कहा गया कि भाई हम लोगों को जो ये संस्था जल्द से जल्द एक आयोग के रूप में बनाना चाहिए। तो फिर जब इसमें सहमति बन गई तब 2006 में बनाया गया था। तो इसका पुराना नाम जो है लिख दीजिएगा एक लाइन और, कि 1993 में मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया गया था। 1993 में मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया गया था। और 2006 में इसका नाम यूएनएचआरसी किया गया। 2006 में इसका नाम यूएनएचआरसी किया गया। इसका मुख्यालय बताइए। बढ़िया, जिनेवा। इसका मुख्यालय जिनेवा। और देखिए, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एनजीओ है, ये ध्यान रखिएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह विश्व स्तर का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो है मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है लंदन में है और ये एनजीओ के रूप में कार्य करता है। और जानते हैं कि ब्रिटेन का जो विचारक था, समाज सुधारक भी रहा है, पीटर बेंसन। पीटर बेंसन ने ही जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया था। तब जानते हैं कि ये जो संगठन है वर्तमान में जैसे सुनते होंगे ऑक्सफाम, एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ऑक्सफाम भी जो है मानवाधिकार से ही संबंधित है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल इसका गठन हुआ था 28 मई 1961 को। कहीं साइड में बना लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल।
पूछा तो था 4-5 साल पहले, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। और ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? यूक्रेन वाला, बढ़िया, ठीक, बढ़िया बोले, जो है अफगानिस्तान वाला, एकदम बढ़िया। ऐसे याद होना चाहिए चीज कि हमने बोला तुरंत याद आए। अब 8-10 ऑपरेशन जो हुए होंगे मुख्य मुख्य, वो भी याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था अफगानिस्तान में, जब तालिबान ने किया था, तो उस समय लोगों को वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसको जो है ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। यूक्रेन वाले को ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया था। तो ऐसे थोड़ा सा 1 साल का देख लीजिएगा ऑपरेशन, वहां से भी क्वेश्चन आता रहता है। मेरे समझ से इसमें इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद जो है एक तो थोड़ा सा उसको बताएं, जो आप लोगों को आईआर में मैं पढ़ाया भी था, तो उसमें ज़्यादा तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यूक्रेन संकट वाला जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा है, तो थोड़ा सा पढ़ के आप लोग जाइएगा। मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और वो भी एक है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, दोनों पढ़िए, दोनों पढ़ के जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है बहुत दिन से खैर आता ही रहता है, लेकिन इस बार फिर महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो जो है मैं बताया ही कि यूक्रेन ने जो है इसमें मुकदमा दायर किया है, तो दोबारा आ सकता है। इसका बेसिक जो कंसेप्ट है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाया भी था, थोड़ा सा वो भी ध्यान रखिएगा। करंट की जो घटना है वो भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं भी बोल देता हूँ। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, पहले इसको पढ़ लिया जाए थोड़ा सा। अब जानते हैं कि इसको बोलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी। तो देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। आईसीजे में आपको जो है एक तो ध्यान रखना है कि ये कब बना था। सबसे पहले तो 1899 में ही ये पहली बार बनाया गया था। इसका नाम पहले जो है मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय रखा गया था। मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय इसका नाम था शुरुआती दौर में। फिर इसके बाद जब 1920 में जो है जब राष्ट्र संघ बना था, तब जानते हैं कि इसको जो है 1920 में इसका नाम बदलकर रख दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्याय का स्थायी न्यायालय, उसको हम लोग कहते हैं PCJI, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। फिर आप जानते हैं कि जब यूएनओ बन गया, तो यूएनओ बनने के बाद जो है वह इसको जो है उसका अंग बना दिया गया। 1945 की बात है, तो 1945 में इसी का नाम बदलकर जो है आईसीजे कर दिया गया। तो वर्तमान में इसका नाम आईसीजे है, और आईसीजे जो है वह यूएन का अंग है। भंडारी साहब आजकल हैं ना इसमें जज,
हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हैं? हाँ, इसी चूंकि आप जानते हैं इसमें भारत ने जो है यूएनओ में जो प्रस्ताव था, भारत ने समर्थन तो किया नहीं, भारत तो तटस्थ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो इसका गठन हो गया, और इसके बारे में जो संरचना है थोड़ा सा उसको जानना है कि इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, मतलब प्रत्येक 5 न्यायाधीश जो है 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है, मतलब एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष, जिसका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। अब प्रत्येक 5 सदस्य 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। और जानते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पर है? हेग में। हाँ, नीदरलैंड। कहां पड़ेगा? नीदरलैंड, ठीक तो बोल रहा हूं, आप लोग को बोलना चाहिए हाँ। जिसे लग रहा है कि हमें ही परीक्षा देने जाना है, वैसे मतलब जो है आप लोगों को रटा रहना चाहिए ना एकदम। नीदरलैंड। भगवान ने मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति दिया है, और ये अपने दिमाग से निकालिए कि आपने बीए में, इंटर में पढ़ाई किया कि नहीं किया। इस फील्ड में 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो पहले लापरवाह थे। बनने वाले लोगों में जो आईएएस पीसीएस बनते हैं उसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो पहले ढंग से पढ़ाई नहीं किए, क्योंकि जो पहले ढंग से पढ़ाई कर लेते हैं बाद में पढ़ते ही नहीं मन लगा के। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अपने को ये मत समझा करिए कि पहले हमारा 10th अच्छा से नहीं हुआ, 12th अच्छा से नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। आपने 10th अच्छा से किया, 12th किया, बीए किया, कहाँ से किया, कोई पूछने वाला नहीं है। केवल यही पूछने वाले हैं कि आप साल भर मेहनत कर दीजिए, बन जाएंगे। इसकी गारंटी है कि साल भर मेहनत करना पड़ेगा, एकदम पागल की तरह। अपने जीवन से 2022-23 निकालना पड़ेगा। मेरे जीवन में आया ही नहीं। कोई पूछे कि 2022 में होली कहाँ पर बिताए थे, मेरे जीवन में नहीं आया था। यदि ऐसा संकल्प ले लेंगे तो बन ही जाएंगे, नहीं तो दीपावली, दशहरा, होली और गर्मी छुट्टी सब जब बिताएंगे तब तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो मैं बता रहा था कि हेग में इसका हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जजों की जो नियुक्ति होती है महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा होती है। जजों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, एक लाइन लिख दीजिएगा, जजों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जजों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। जजों का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। एक कंसेप्ट सुन लीजिए। देखिए, इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, तो इसका क्षेत्राधिकार 3 तरह का, कुछ मत लिखिएगा। एक तो क्षेत्राधिकार होता है अनिवार्य क्षेत्राधिकार, जैसे मान लीजिए कोई संधि है उसकी व्याख्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करना है, या मान लीजिए कोई अंतर्राष्ट्रीय जो कोई समस्या है उस पर विचार विमर्श करना है, ये सब इसका अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। और एक ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि जैसे कोई मान लीजिए सपोज करिए 2 देशों के मध्य जो है युद्ध होने पर एक देश द्वारा जो है निर्णय के लिए आईसीजे में मामला दायर करना, जैसे यूक्रेन ने दायर किया है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार है। भारत के मतदान करने से नहीं होगा, मुकदमा दायर है। यूक्रेन ने मुकदमा दायर किया है, इसलिए तो उसको पढ़ा रहा हूं कि आ सकता है। तो यूक्रेन ने मुकदमा दायर कर दिया। और एक होता है इसका परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार का मतलब कि कोई मान लीजिए यूएनओ की कोई विशिष्ट एजेंसी है, जैसे WHO है, चाहे मान लीजिए ILO है, चाहे कोई एजेंसी है, उस पर जो है कोई सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए संस्थाएं बाध्य नहीं है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं। इसका जो करंट का घटना है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें आपको 2-3 चीज करंट पे ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये ध्यान रखना है कि जो मुकदमा दायर हुआ है उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है, आप जानते हैं कि जैसे मुकदमा दायर किया गया तो ऐसा नहीं कि पहली बार कोई मुकदमा दायर हुआ है।
जैसे मान लीजिए मैं बताया, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 45 में संकल्प पारित किया गया था, ब्रैकेट लिख दिएगा। 1946 से अंग बना, 1946 से अंग बना। 45 में प्रस्ताव पारित हुआ था, कभी 46 दे देगा तो 46 सही है, गलत नहीं है। इसको विश्व न्यायालय भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि इसमें जो है, जैसे कोई संप्रभुता है, चाहे सीमा विवाद है, चाहे समुद्री विवाद है, जैसे दक्षिण चीन सागर वाला में पढ़ाया था आईआर में, या कोई प्राकृतिक संसाधन का विवाद है, कोई संधि का विवाद है, ये सब विवाद इसमें आ सकता है। अब दूसरा चीज, इसमें जो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद बताता हूँ क्या मसला है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, छोटा सेटिंग बनाइएगा, आईसीसी। आईसीसी देखिए 1998 में रोम इंस्टीट्यूट हुआ था, रोम संधि हुआ था। तो रोम एक समझौता हुआ था, तो रोम समझौते के तहत ही जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और 2002 में जो है आईसीसी का गठन हुआ। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, 1998 में रोम समझौता हुआ, रोम समझौता हुआ, जिसे 1 जुलाई 2002 से लागू किया गया। एक जुलाई 2002 से लागू किया गया। अभी ये विवाद आया था ना कि भारत इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब जानते हैं कि ये वाला क्वेश्चन ही मेन है, उसी के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जो है यूएनओ का अंग नहीं है। एक पॉइंट लिख दीजिएगा, यह यूएनओ का अंग नहीं है, यह यूएनओ का अंग नहीं है, बल्कि अलग स्वायत्त संस्था है, अलग स्वायत्त संस्था है। इसमें ध्यान रखिएगा, दो कंसेप्ट ध्यान रखना है। जो आईसीसी है, इसमें जो है, अब जानते हैं कि ऐसे देश जो हस्ताक्षर नहीं किए हैं, हस्ताक्षर नहीं किए, और ऐसे देश जो अनुमोदन नहीं किए, मतलब हस्ताक्षर किए लेकिन अनुमोदन नहीं किए, अनुमोदन नहीं किए, तो हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसमें भारत शामिल है। भारत है, चीन है, इराक है, उत्तरी कोरिया है, सऊदी अरब भी है, तुर्की भी है, और ऐसे देश जो हस्ताक्षर तो किए थे, अनुमोदन नहीं किए हैं, इसमें जो है अमेरिका शामिल है, इसमें मिस्र शामिल है, ईरान शामिल है, इजराइल भी है। रूस तो अलग हो गया ना, रूस इसी में था, लेकिन रूस ने विड्रा कर लिया, संधि से ही अपने को विड्रा कर लिया है। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि जैसे मान लीजिए ऐसे देश जो इसमें शामिल हुए थे, बाद में इसकी संस्था छोड़ दिए, फिलीपींस और एक अफ्रीका वाला बुरुंडी, फिलीपींस लिख दीजिए तो नोट करके। ऐसे देश जो शामिल हुए थे लेकिन संस्था छोड़ दिए, बुरुंडी तथा फिलीपींस। चीन भी इसमें नहीं है, चीन, अच्छा हाँ ठीक, सही है। देखिए, एक तो एक इसका कंसेप्ट हो गया क्लियर।
बस इसमें थोड़ा सा मैं बोल दूं, जो आईसीसी है और जो आईसीजे है, इसमें 4-5 अंतर है, यही आपको ध्यान रखना है। जिसमें बताया कि 1945 में संकल्प लिया गया था, 46 में इसका गठन हुआ, ये 2002 में बनाया गया था। आप जानते हैं कि ये जो है यूएनओ का अंग है, ये यूएनओ का अंग है। ऐसे बनाइए तो 4 लाइन लिख दीजिए, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आईसीजे और आईसीसी, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। 1946 में बना, मतलब 1946 में लागू हुआ, और उधर लिख दीजिए 2002 में। इसमें लिख दीजिए यूएनओ का अंग है, और उधर लिख दीजिए यूएनओ का अंग नहीं है। इसका भी मुख्यालय हेग में ही है, ध्यान रखिएगा, आईसीसी का भी। यहां पर मैं बताया कि जैसे कोई विवाद है उसका समाधान करता है, यहां पर व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। नंबर 3, विवादों का समाधान करता है, और उधर लिख दीजिए व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाता है, व्यक्तियों पर आपराधिक मुकदमा चलाता है। नहीं, इंडिविजुअल पर नहीं, देश का विवाद जो है कोई इस तरह से उस पर करेगा। जैसे रूस पर, अब रूस के खिलाफ यूक्रेन ने मुकदमा दायर किया है ना, कि रूस ने मानवाधिकार का, जैसे मैं बताया कि किसी देश की संप्रभुता है, सीमा विवाद है, समुद्री क्षेत्र है, प्राकृतिक संसाधन है, या मान लीजिए मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, किसी संधि का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए जो मामला दायर किया जाएगा वो आईसीजे में दायर किया जाएगा। और जब कोई मान लीजिए नरसंहार हो रहा है, या मानवता के विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है, कोई युद्ध की स्थिति है, कोई आक्रामक स्थिति है, इस तरह का कोई मुकदमा है तो आईसीसी में दायर किया जाता है। और यहां पर ध्यान रखिए कि आईसीजे का भारत तो मेंबर है ही है, क्योंकि यूएनओ का मेंबर है, इसमें भारत मेंबर नहीं है, भारत ने इसका विरोध किया, हम मेंबर नहीं बनेंगे। हाँ हाँ, तो जो मामला आया था वो भी 1 साल पहले वाला, तो आप जानते हैं कि वो मुकदमे में भारत जीता है। हाँ, ये सब ध्यान रखना है। मेरे समझ से इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि ये आईसीजे जो है वह एक होता है शब्द प्रोप्रियो मोटो, सुमो मोटो को प्रोप्रियो मोटो भी कहते हैं। तो सुमो मोटो के आधार पर जो है आईसीजे कोई मामला सुन सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईसीजे जो है सुमो मोटो के आधार पर मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। स्वप्रेरणा के आधार पर यह आईसीजे सुन सकता है। एक लाइन लिख दीजिए अंतर उसी में कि आईसीजे स्वप्रेरणा के आधार पर मामले की सुनवाई कर सकता है, लेकिन आईसीसी को यह अधिकार नहीं है। आईसीसी को यह अधिकार नहीं है। आईसीसी को यह अधिकार नहीं है। बस करिए, छोड़िए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें जो है वो पढ़ा देते हैं। नहीं, वो तो खैर पढ़ा ही देता हूँ। वो जो पदक मिला है यूएन द्वारा जो है भारतीय शांति रक्षकों को जो संयुक्त राष्ट्र जो पदक दिया गया है दक्षिणी सूडान में, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ।
क्योंकि ध्यान एक्चुअली में यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है, ये तो ये दक्षिणी सूडान जो है, अभी 1.5-2 साल की पत्रिका जितना भी आप पढ़े हैं उसमें बताइए कहीं पर लिखा है? नहीं लिखा है। बस इतना लिखा आपको मिल जाएगा कि दक्षिणी सूडान के संदर्भ में जो है भारतीय सेना को पदक दिया गया, इतना हेडिंग मिल जाएगा। लेकिन दक्षिणी सूडान के बारे में दिया गया, तो दक्षिणी सूडान के बारे में दिया गया तो हम लोग का फर्ज बनता है कि दक्षिणी सूडान को थोड़ा सा जान लें। और दक्षिणी सूडान चूंकि 193 देश है यूएनओ का, लिखिए हेडिंग बनाइए छोटा सा, यूएन द्वारा भारतीय शांति रक्षकों को, यूएन द्वारा भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया जाना, संयुक्त राष्ट्र पदक दिया जाना, ये पदक जो है नवंबर 2021 में दिया गया। अब थोड़ा सा पहले इस पर सुन लीजिए, इसमें 2 चीज पढ़ना है। यूएन द्वारा जो पदक दिया गया है, एक तो इसका पदक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है और दक्षिणी सूडान के बारे में थोड़ा सा जान लेना है कि कुछ पूछे तो कम से कम वो क्वेश्चन सही हो जाए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अभी हम लोग के यहाँ लगभग 19,000 जो सैनिक हैं वो दूसरे देशों में शांति रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और जानते हैं कि वर्तमान में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है, नंबर 1। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा, ये पदक में लिख दीजिए, 4-5 पॉइंट लिखवा देता हूं जो मुख्य मुख्य है। वर्तमान में भारत दूसरा सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, 2014 में जो है दक्षिणी सूडान में जब संघर्ष शुरू हुआ था, उसी समय जो है नरसंहार को रोकने के लिए भारतीय शांति सैनिक जो है वो गए थे। और 2014 से अभी भी भारतीय शांति सैनिक वहां काम कर रहे हैं। उसी संदर्भ में भारत को पुरस्कार दिया गया है। नंबर 2, 2014 में दक्षिणी सूडान संघर्ष में नरसंहार को रोकने, दक्षिणी सूडान संघर्ष में नरसंहार को रोकने के संदर्भ में भारतीय शांति सेना भूमिका निभा रही है। उसी संदर्भ में पुरस्कार दिया गया है। जानते हैं कि एक महिला बटालियन भी भारत की है, वो कहां पर काम कर रही है? लाइबेरिया में जो भारतीय महिला शांति सैनिक जो लाइबेरिया में महिला बटालियन जो काम कर रही है। और जो यूएन में जो बजट है भारत का, जो सामान्य बजट है इस समय, वो ये है 0.83% सामान्य बजट, जो नियमित बजट जिसको कहा जाता है। भारत का योगदान कितना है तो ये टिक लगाइएगा। और जो शांति सेना में जो भारत का बजट है, शांति रक्षा में जो बजट है वो 0.16% है। देखिए, जब यूएनओ बनाया गया था तो यूएनओ बनने के जो है 3 वर्ष के बाद 1948 में जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना बनाया गया था। अगला पॉइंट लिख दीजिएगा, 1948 में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का गठन हुआ।
इसे ब्लू हेलमेट सेना भी कहा जाता है। ब्लू हेलमेट सेना, ये लोग ब्लू हेलमेट लगाते हैं ना कहीं पर जाते हैं तो, ब्लू हेलमेट सेना कहा जाता है। ये तो मान लीजिए पुरस्कार वाला हो गया, 2021 में, नवंबर 2021 में मिला है, ठीक है। इसमें जो है इस समय जो काम कर रहे हैं दक्षिणी सूडान में, लगभग जो है 836 जो सैनिक काम कर रहे हैं, 836 सैनिकों को पुरस्कार इसमें दिया गया है। अब दक्षिणी सूडान के बारे में 4 लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर भी दक्षिणी सूडान में सेना है तो उसके बारे में ध्यान रखिए। देखिए, सूडान भी जो है वो देखा जाए तो अंग्रेजी उपनिवेश का शिकार था, पर सुन लीजिए, 4 लाइन लिख दिया जाएगा बाद में। 1956 में जो है वो देखा जाए तो सूडान आज़ाद हुआ था। अब जानते हैं कि सूडान जो आज़ाद हुआ था तो थोड़ा सा मैप भी इसका देख डालिएगा। मैपिंग का जो क्वेश्चन है सूडान वाला, वो मैपिंग का आ सकता है। हाँ, तो ये जो सूडान है तो सूडान के लेफ्ट में कौन सा देश पड़ेगा, बोलिए? चाड। और इसके जो है, इसके सूडान के नीचे दक्षिणी सूडान बन गया है। तो दक्षिणी सूडान जो बन गया है तो दक्षिणी सूडान के लेफ्ट में क्या पड़ेगा, कांगो। और फिर उसके बाद उधर इधर इसके साइड में राइट में पड़ता है इथोपिया। इथोपिया, ठीक है। अब पढ़ लीजिएगा, नीचे क्या पड़ेगा, युगांडा। छोड़िए, हटाइए, आप लोग देख लीजिए। और ऊपर क्या पड़ेगा, इसी के सूडान के ऊपर मिस्र पड़ेगा ना। हाँ, इस साइड पड़ेगा। इसके उधर लीबिया पड़ेगा, यहाँ पर, यहाँ पड़ेगा लीबिया, इधर पड़ेगा मिस्र। देख लीजिए, मुझे ध्यान नहीं, छोड़िए ना, मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी नहीं है। मैं तो इसलिए बोला कि मैपिंग का मतलब यही होता है, कोई देश जैसे आया आपको पेपर में, ये इसको भूल जाइए, हमारे मैप को मत बनाइए। हमारा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स वैसे भी कमजोर है, वो तो मैं पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूं कि भाई हमको भी थोड़ा जानना चाहिए। तो ऐसे समझिए, जो मैं बता रहा था कि 1956 में जो है इसको सूडान को स्वतंत्रता मिला था। तभी से ये जो है उत्तरी सूडान है, जिसको सूडान कहा जाता है। उत्तरी सूडान को सूडान कहा जाता है इस समय। तो उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान के मध्य संघर्ष शुरू हो गया, गृहयुद्ध शुरू हो गया। दक्षिणी जो सूडान है वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने लगा, और जानते हैं कि वहाँ पर जो है सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया। फिर इसके बाद जो है, अब जानते हैं कि ये संघर्ष काफ़ी लंबे समय तक चला, 21 वर्षों तक संघर्ष चला। 1955 से लेकर 72 तक संघर्ष चला। अंत में यूएनओ में मसला गया, और यूएनओ में जब मसला गया तो यूएनओ ने कहा कि हम इसका जनमत संग्रह कराएंगे, जैसे कश्मीर का। तब जानते हैं कि 2005 में जो है यूएनओ ने जनमत संग्रह कराया, और जब 2005 में जनमत संग्रह कराया गया, तब जानते हैं कि 2005 में जनमत संग्रह कराने का यूएनओ ने निर्णय लिया, प्रस्ताव पारित किया। 2011 में जो है जनमत संग्रह यूएनओ द्वारा कराया गया। तो यूएनओ का काम तो ऐसे ही होता है। तो 2011 में जब जनमत संग्रह कराया गया, तब जानते हैं कि दक्षिणी सूडान के लगभग 98% लोगों ने कहा कि हम लोग स्वतंत्र देश का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं। यहीं पर जो है आप जानते हैं कि 2011 में 9 जुलाई 2011 को जो है इस सूडान से अलग देश के रूप में दक्षिणी सूडान बना है। लिख दीजिए 1-2 लाइन, दक्षिणी सूडान के बारे में ही लिखना है केवल। 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान स्वतंत्र देश बना, जिसे यूएनओ में 193वें देश के रूप में मान्यता दिया गया। एक 193वें देश के रूप में मान्यता दिया गया। यहां की राजधानी जुबा है।
और पहले राष्ट्रपति सल्वा किर बनाए गए। पहले राष्ट्रपति सल्वा किर बनाए गए। अब जानते हैं कि उस समय भारत जो है स्वतंत्रता जो समारोह हुआ था उसमें हामिद अंसारी साहब थे उस समय उपराष्ट्रपति, वो गए भी थे। ठीक है, और एक लाइन लिख दीजिएगा, एक लाइन और लिख दीजिएगा कि सूडान अंग्रेजी उपनिवेश से 1956 में अलग हुआ। अंग्रेजी उपनिवेश से 1956 में अलग हुआ। और सूडान से टूटकर दक्षिणी सूडान बना। इतने ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर 80 लाख जनसंख्या है और यहाँ पर जैसे निर्जाति विविधता है। निर्जाति विविधता का मतलब यहाँ पर जनजाति समूह पाए जाते हैं। तो दक्षिणी सूडान में जो है वह जैसे डिनका, वो भी जनजाति समूह है, लगभग 15% लोग, सबसे ज़्यादा डिनका समूह के लोग रहते हैं। और यहाँ पर जो है कबीलाई संस्कृति है, कैथोलिक ईसाई लोग भी पाए जाते हैं। तमाम जो है आप लोग जो जनजाति पढ़ते होंगे, जनजाति वाला क्वेश्चन आता है ना ज्योग्राफी में, हाँ विश्व के जनजाति ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से लगाए ऐसे ऐसे करके हम लोग सब पढ़ते थे। उसका भी क्वेश्चन मिलाने को आता है कि 4 देशों का नाम लिखता है, 4 जनजाति का नाम लिखेगा। तो यहाँ पर जो जनजाति इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, डिनका, न्यूर, बारी, अजांदे, ये सब यहाँ पर जनजातियाँ हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है, तो ये दक्षिणी सूडान में जो है पेट्रोलियम पदार्थ ही पाया जाता है। यहाँ लगभग इस दक्षिणी सूडान की अर्थव्यवस्था का 98% जो है वह पेट्रोलियम पदार्थ से ही होता है। 98% बजट जो है पेट्रोलियम पदार्थ का है। इसीलिए पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर जो है वह सूडान, अभी उसका उत्तरी सूडान नाम नहीं रहा, केवल सूडान नाम है। सूडान और दक्षिणी सूडान के मध्य जो है संघर्ष चलता रहता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी संघर्ष को रोकने के लिए भारत की शांति सेना वहां पर रहती है। ठीक है, अब तो मान लीजिए 2023 में भारत बैठक करेगा ना, किसकी? G20 की। G20 ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे जो G20 हमारे यहाँ जैसे जो बनाया गया, तब जानते हैं कि 1999 के आसपास जब अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा विश्व की गड़बड़ हो गई थी, आर्थिक मंदी चल रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो देखा जाए तो G20 का गठन किया गया था। तो G20 का गठन जो है बर्लिन में हुआ था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में G20 का गठन हुआ था। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। इसमें जो है जो G8 मतलब रूस भी था तो उस समय ना, तो G8 और उसके साथ जो है अन्य देशों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें वर्तमान में चूंकि 20 ही देश हैं, कुछ अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं, लेकिन 20 देशों की संख्या 20 है, इसीलिए इसको जो है G20 कहा जाता है। और इसमें भारत भी सदस्य है, ब्राज़ील भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, चीन भी है, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, सऊदी अरब सब शामिल है। तो इस 20 देश का नाम नेट से खोजकर किताब में लिखा होगा, लिख डालिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, इसका गठन 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ। इसमें G8 के साथ
अन्य देशों को शामिल किया गया है। G8 के साथ अन्य देशों को शामिल किया गया है। जैसे कुछ मुख्य मुख्य लिख दिया, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, सत्रह 18 तो हो ही गया होगा, 8, हाँ तो एक सऊदी अरब, और यूरोपियन यूनियन भी शामिल है संगठन के रूप में, तथा यूरोपियन यूनियन को संगठन के रूप में शामिल किया गया है। मैं कहूं कि G20 का पहली बैठक कहां हुआ? अभी बोला हूं, जर्मनी। भाई जर्मनी में जब गठन हुआ तो जर्मनी में ही तो पहली बैठक हुआ, जर्मनी में पहली बैठक हुआ। अब देखिए, अभी अक्टूबर 2021 में बैठक हुआ था इसका, मोदी साहब गए थे, काफी चर्चा में रहा, याद आया? अब इतने देश घूम लिए मोदी साहब कि हम लोग को याद ही नहीं रहता कहां कहां गए। अब मोदी साहब तो घूम रहे हैं, साथ में अब राष्ट्रपति साहब भी घूम रहे हैं। देखिए, अब राष्ट्रपति साहब वाला क्वेश्चन मत पढ़िएगा। अक्टूबर 2021 में G20 का बैठक कहां हुआ था? जब इटली नहीं गए थे, गुफा में घूम रहे थे मोदी साहब, खूब प्रचार हुआ था। लिखिए, अक्टूबर 2021 में G20 का सम्मेलन रोम में हुआ। 2022 में इंडोनेशिया में होगा। 2023 में भारत में होगा। 2024 में ब्राजील में होगा। दो 2023 में भारत में होगा, 2024 में ब्राजील में होगा। अब कब से बैठक वाला क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, कितना भी आगे बढ़ के पूछे, पीछे बढ़ के पूछे। प्रगति मैदान नहीं बन रहा है, उसी बैठक के लिए बन रहा है। प्रगति मैदान जाएंगे, करीब मैं 5-7 दिन पहले मैंने परिवार समेत गया था, तो ऐसे जो प्रधानमंत्री वाला बना है संग्रहालय, तो मैं गया था ऐसे घूमने, तो वहाँ मैं प्रगति मैदान भी चला गया, 1-2 लोग मित्र लोग हैं, चला गया, तो बन रहा है आजकल नए सिरे से, उसी बैठक की तैयारी चल रही है। तो मैं पूछा कि भाई इतना तैयारी किया, तो पता लगा G20 का जो बैठक होगा 2023 में, उसकी तैयारी ये चल रही है। नए सिरे से सब तोड़ ओड़ के सब पार्किंग हो के सब बनाया जा रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग भी तो उसी में बन रही है, मेट्रो के बगल में। भारत पहली बार मेजबानी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और भारत जो है वह देखा जाए तो इसकी स्थापना से ही सदस्य है, मतलब 1999 से ही सदस्य है। लिख दीजिए, भारत इसकी स्थापना से ही सदस्य है। अब मैं मान लीजिए पूछूं कि वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है G20 का? नहीं, कौन सा देश अध्यक्षता कर रहा है वर्तमान में? इंडोनेशिया। बढ़िया। वर्तमान में, और ये जो सिस्टम है, ये इसको ट्रोइका कहा जाता है। ट्रोइका मतलब 3 चीजें। ट्रोइका स्पेनिश शब्द है। ट्रोइका का मतलब होता है कि जैसे भूतपूर्व, वर्तमान और भविष्य, इस तीनों को ट्रोइका शब्द नाम दिया गया है। तो भूतपूर्व का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए सबको करिए 2021 में हुआ, 2020 में कहां बैठक हुआ था? 2021, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में भारत।
तो भूतपूर्व कौन हो गया? इटली। और वर्तमान कौन हो गया? इंडोनेशिया। और भविष्य कौन हो गया? भारत। इन 3 देशों को मिलाकर ट्रोइका कहा जाता है, G20 ट्रोइका। भूतपूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष और भविष्य का अध्यक्ष। तो ट्रोइका में 3 देश शामिल हो गए, भारत भी शामिल हो गया। कि पिछले साल का अध्यक्ष कौन था, वर्तमान का कौन है, अगले साल का कौन अध्यक्ष होगा? ठीक है, मेरे समझ से सब बैठक उठक ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तो इसमें तो कुछ ऐसा कंसेप्ट तो कुछ आता नहीं, और उतना तो आप लोगों को पता ही है कि क्यों इसको बनाया गया था। आप जानते हैं कि जो है थोड़ा सा कुछ फैक्ट भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो जीडीपी है पूरे विश्व का, ये जो G20 है वो जीडीपी का कितना परसेंट रखता है? 90%। एक पॉइंट लिख दिएगा। तो G20 विश्व जीडीपी का 90%, विश्व जीडीपी का 90%, विश्व व्यापार का 80%, विश्व व्यापार का 80% और विश्व जनसंख्या का 64% रखता है। विश्व जनसंख्या का 64% रखता है, विश्व जनसंख्या का 64% रखता है। थोड़ा तथ्य होते ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो है कभी पूछ सकता है ना कुछ, मान लीजिए। और ये जो है आजकल तो एनर्जी वाला भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन जो है G20 कितना करता है? तो लगभग 84%। एक उसी में लिख दीजिएगा, जीवाश्म ईंधन का उत्सर्जन 84% करता है। इसमें जो है एक शेरपा शब्द है, इसमें एक शेरपा नाम आता है। शेरपा का मतलब होता है कि जो G20 के नेता हैं, G20 के नेता के जो प्राइवेट जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, निजी जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है। एक लाइन लिख दीजिएगा। तो G20 नेताओं के निजी प्रतिनिधियों को शेरपा नाम दिया गया है, शेरपा नाम दिया गया है, शेरपा नाम दिया गया है। G20 को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना ही काफ़ी है। 4 चीज़ आपको ध्यान रखना है, पहले ही बताया हूँ। अभी पेपर आएगा, 5 तारीख दूर नहीं है। कोई भी संगठन से 2-3 क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम ये 2-3 क्वेश्चन हम लोगों का आ जाए। यदि मान लीजिए 3 दिन क्लास होता है, 4 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपीएससी में। तो मैं भी उसी को पकड़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं, उसमें भटक कर इधर उधर पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। कि संगठन का क्वेश्चन 2-3 आएगा कन्फर्म, वो 2-3 क्वेश्चन आ जाए। और कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम है, कुछ और भी बोल दूंगा बस। क्वाड और अपने से पढ़ लीजिएगा, क्वाड में IR में पढ़ा रखा हूँ, अब उस पर चर्चा नहीं करूंगा। जो करंट वाला जो मुद्दा चल रहा है उसी पर चर्चा करूंगा। उसमें एक चीज ये तो हो गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कि दोबारा जो कार्यकाल शुरू हुआ है, तो दोबारा कार्यकाल शुरू होने के कारण पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार क्वेश्चन उसका आ सकता है। तो थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र महासचिव हेडिंग बनाइए। तो क्योंकि गुटरेस साहब जो है दोबारा बने हैं ना, तो दोबारा बने हैं, तो बने तो पिछले साल ही थे। उनका कार्यकाल जो है 1 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है ना, जो UN महासचिव। तो UN महासचिव के बारे में पहले सुनिए। देखिए, UN जो UNSC है, UNSC की अध्यक्षता किस महीने में भारत ने किया था? बोलिए।
1 महीने के लिए अध्यक्षता किया था ना भारत। इस बिहार में आया तो था, बिहार में नहीं आया था अगस्त में। यूएनएससी की अध्यक्षता भारत ने किया था ना 1 महीने के लिए। तो ये सब तो ध्यान रखिए। मैं बताया आप लोगों से कि रिवीजन भी करिए। देखिए जितना पढ़े हैं ना वो पास होने के लिए एनफ है, ये ध्यान रखिएगा। 100 में 80 क्वेश्चन नहीं सही करके आना है, और सही 80 क्वेश्चन सही करके टॉप करेंगे पीटी। आपको इस जितना पढ़ लिए, जितना ज्योग्राफी पढ़ लिए, जितना हिस्ट्री पढ़ लिए, जितना पोलिटी पढ़ लिए, उसी को अच्छा से 10 दिन शांति से बैठकर रिवीजन कर डालिए कि जो हमने पढ़ा है उसमें से गलती ना हो, तब भी पास हो जाएंगे। अब कोई नया किताब लाके दे देगा इसको पढ़िए, क्या अब मैं कोई नया चीज थोड़ा पढ़ा रहा हूं। आप लोग ये सब पेपर पत्रिका में पढ़ रखे हैं, बस मैं रिवीजन करा रहा हूं कि ये ध्यान रखिएगा। अब नया चीज मत पढ़िए। अभी बायोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो मत पढ़िएगा बायोलॉजी, 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हो जाने दीजिए, छोड़िए। अब जबरदस्ती का एनसीईआरटी का किताब लेके 12th का बायोलॉजी पढ़ेंगे, अब नहीं समझ में आएगा। अब जो पढ़े हैं कॉपी उसी का चुपचाप रिवीजन कर डालिए, पास होना है तो, क्योंकि बहुत कम समय है ना। यूएन महासचिव के बारे में समझिए जरा सा। इसकी जो नियुक्ति है वह यूएनएससी की अनुशंसा पर जो है महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट, इसकी नियुक्ति यूएनएससी की अनुशंसा पर महासभा द्वारा महासभा का कौन अध्यक्ष है इस समय? मालदीव के जो प्रधानमंत्री थे, यूनाइटेड नेशन जो है उंगा जिसको कहा जाता है, जनरल असेंबली, उसके अध्यक्ष कौन है इस समय? अरे मालदीव के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे जो रिटायर हो गए, वही तो हैं। हमको नाम नहीं ध्यान आ रहा, क्या नाम है, कुछ ऐसे कुछ नाम है, देख लीजिए नेट पर, उसमें क्या है, किसी के पास मोबाइल ऑन होगा देख लीजिए। मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। वो महासभा से हमको ध्यान आया, अभी नाम हमको नहीं ध्यान आ रहा है। 2-3 अक्षर का उनका नाम है, कुछ भारत यात्रा पर आए थे। नहीं, उंगा के अध्यक्ष वर्तमान में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष, सोहेल ओहेल नाम नहीं है। टिक आएगा तो मैं तो टिक लगा ही दूंगा, लेकिन मुझे टिक नहीं लगाना है, टिक तो आपको लगाना है। आप लोग ध्यान नहीं दिए उसमें, है अब्दुल्ला साहिब। तो वो जो है बता लें 3 ही अक्षर कुछ नाम है उनका, अब्दुल्ला साहिब। तो ये जो है भारत की यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। ये मालदीव के रहने वाले हैं ना, ठीक, बस बढ़िया। ये जो मैं लिखवा रहा था, यूएनएससी की अनुशंसा पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और ये जो आप जानते हैं कि गुटरेस साहब जो है, अभी गुटरेस साहब का जो कार्यकाल है 2017 से चल रहा है ना, तो 2017 से लेकर 2000 जो है वह 21 तक चला है, और फिर 2022 से लेकर जो है अब 26 तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। तो गुटरेस तो गुटरेस साहब कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल, बढ़िया। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री गुटरेस को यूएन का 9वां महासचिव बनाया गया, 9वां महासचिव बनाया गया, जो 1 जनवरी 2017 से कार्य कर रहे हैं। दोबारा चुनाव 22 से 26 तक के लिए किया गया है।
और पहले जो महासचिव थे उनका नाम क्या था? ट्रिगवेली, पहले महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के थे। और जो दूसरे जो थे हैमरसोल्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हैमरसोल्ड का जो है डेथ हो गया था हवाई यात्रा में, इसीलिए हैमरसोल्ड पुरस्कार भी दिया जाता है। यूएनओ का एक हैमरसोल्ड पुरस्कार भी होता है। तो दूसरे जो इसके महासचिव थे हैमरसोल्ड, इन्हीं के नाम पर जो है यूएनओ का पुरस्कार दिया जाता है। जो भी बताया पुरस्कार जो मिला, हैमरसोल्ड पुरस्कार उसको कहा जाता है। अब जैसे समझिएगा, जैसे जो महासचिव होता है, महासचिव जो है, देखिए इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना है। अधिकांश का कार्यकाल 2 ही वर्ष रहा है। केवल एक बुतरस घाली साहब का ध्यान रखिएगा, वही मिस्र के जो थे, उनका कार्यकाल जो है 1 सत्र के लिए रहा है, बुतरस घाली। बाकी सबका कार्य लिख लीजिए एक लाइन, बुतरस घाली उनका पूरा नाम है, बुतरस घाली, मिस्र। इनका कार्यकाल 1992 से 96 के मध्य रहा। शेष का 2 बार कार्यकाल रहा है, क्योंकि पूछेगा किसका कार्यकाल केवल 1 बार रहा। बुतरस घाली मिस्र का कार्यकाल 1992 से 96 तक रहा। शेष का कार्यकाल 2 कार्यकाल रहा है, 2 सत्र मतलब। अरे 9 लोग ही तो बने हैं, टिगवेली साहब, फिर हैमरसोल्ड साहब, फिर यूथांड थे म्यांमार के, वो भी 2 कार्यकाल तक रहे, 1961 से लेकर 1971 तक। फिर आप जानते हैं कि इसके बाद जो है वाल्डहाइम साहब जो है 1971 से लेकर 1981 तक रहे, ऑस्ट्रिया के। फिर उसके बाद जो है फ्लूअर रहा, तो फ्लूअर जो है वो भी पेरू का था, वो भी जो है रहा। देखिए आपको ये सब ध्यान नहीं रखना, आपको केवल ये ध्यान रखिएगा बुतरस घाली का कार्यकाल 1 बार। फ्लूअर भी 82 से लेकर 91 तक 2 कार्यकाल, ठीक है। चलो अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्य और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्य और नहीं पूछेगा, 2 कथन पूछेगा, उतना तो आप कार्य में पकड़ लेंगे कि कौन सा कार्य है। और जो है यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यूएनओ जो बना था तो 1971 के पहले जो है उप महासचिव का पद नहीं था। एक लाइन लिख दिया नोट करके, 1971 से उप महासचिव का पद दिखाई दे रहा है, उप महासचिव का पद दिखाई दे रहा है। उप महासचिव का पद दिखाई दे रहा है। प्रथम नियुक्ति लुईस फ्रेचिट, कनाडा। प्रथम नियुक्ति लुईस फ्रेचिट की हुई थी। ठीक है, वो जो एनडीबी वाला जो मसला है वो भी थोड़ा सा बता दें। ब्रिक्स, तो इसमें जो है एनडीबी इसी का तो है, एनडीबी जो काफी चर्चा में रहता है। तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री था जिमोनिल,
तो जिमोनिल ने ही जो है ये नाम दिया था। तो जिमोनिल ने पहले नाम दिया था ब्रिक, ब्रिक नाम दिया था। बाद में जो है वह देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया। भाई बी का मतलब ब्राज़ील, ब्राज़ील, और आर का मतलब रूस, आई का मतलब भारत, और सी का मतलब चीन, इसका मतलब दक्षिण अफ्रीका। पहला पॉइंट लिख दीजिएगा। इसकी स्थापना 2006 में, इसकी स्थापना 2006 में हुई और यह नाम ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिमोनिल द्वारा दिया गया। ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिमोनिल द्वारा दिया गया। इसकी जो प्रथम बैठक है वो भी पूछता है कभी कभी। प्रथम बैठक 2009 में एकत्रिंगबर्ग, रूस। 2009 में प्रथम बैठक एकत्रिंगबर्ग, रूस में हुआ। और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को सदस्य बनाया गया। दो 2010 में दक्षिण अफ्रीका को सदस्य बनाया गया। इसमें जो है 2017 में एक इसका जो सियामिन बैठक हुआ था, उस सियामिन बैठक में जो है वो देखा जाए तो टेक्विनी घोषणा पत्र जारी किया गया था। टेक्विनी घोषणा पत्र, टेक्विनी घोषणा पत्र जो जारी किया गया था, जो चीन में बैठक हुआ था, सियामिन बैठक, तो इसमें टेक्विनी जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें यह कहा गया था कि इसकी बैठक जो है चक्रीय क्रम में होगी। एक लाइन लिख दीजिएगा। ब्रिक्स का सम्मेलन चक्रीय क्रम में होता है। ब्रिक्स का सम्मेलन चक्रीय क्रम में होता है। इसे टेक्विनी घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे टेक्विनी घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे टेक्विनी घोषणा पत्र कहा जाता है। और जानते हैं कि फोर्टालीजा जो सम्मेलन हुआ था, टेक्विनी घोषणा पत्र का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इसका जो बैठक होगा, यदि मान लीजिए ब्राजील में बैठक हुआ, फिर रूस में होगा, रूस के बाद भारत में होगा, इस तरह से क्रम में होता रहता है। इसी चीज़ को टेक्विनी घोषणा पत्र नाम दिया गया है। और उसमें जो है जैसे जो मैं जो बता रहा था कि जो फोर्टालीजा सम्मेलन हुआ था 2014 में, उसी समय जो है एनडीबी पर हस्ताक्षर किया गया था। और 2015 में जो है एनडीबी अस्तित्व में आया था। दूसरा पॉइंट लिख दीजिएगा। 2014 में फोर्टालीजा, 2014 में फोर्टालीजा बैठक में एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक अस्तित्व में आया। अरे एक मिनट, एनडीबी पर हस्ताक्षर हुआ। एनडीबी पर हस्ताक्षर हुआ। और 2015 में 2015 में
उफा सम्मेलन में यह अस्तित्व में आया। उफा सम्मेलन में अस्तित्व में आया। मतलब एनडीपी कब बनाया गया, तो 2015 टिक लगाइएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसको बता दें। अभी जो है मिस्र ने एनडीपी की सदस्यता ग्रहण किया है 2022 में। आप जानते हैं कि इसके पहले 2020 और 21 में जो है बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे 3 देशों ने सदस्यता ग्रहण किया था। मिस्र चौथे देश के रूप में इसका सदस्य बना है। लिख दीजिएगा एक लाइन। 2022 में मिस्र को इसकी सदस्यता दी गई है, एनडीपी की सदस्यता दी गई है। इसके पहले बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात तथा उरुग्वे को सदस्यता दी गई थी। उरुग्वे पराग्वे सब नहीं है, लैटिन अमेरिका वाले। उरुग्वे को सदस्यता दी गई थी। भाई ये जो 5 देश हैं, ब्राजील है, चाहे रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका, ये तो इसके परमानेंट मेंबर है ना एनडीपी के। इसके अलावे कौन कौन से देश हैं ये पूछेगा कि एनडीपी में कौन से जो है वो स्थायी देश नहीं है, बाद में जोड़े गए हैं। ये 4 ध्यान रखिएगा। सबसे लेटेस्ट ब्राजील है। अरे ब्राजील कह रहे हैं, वो मिस्र। और 2021 में बैठक कहां हुआ है? हाँ, तो वर्चुअल बैठक हुआ था। तो 2021 वाला जो बैठक था तो वो तो हो नहीं पाया था, ठीक बात है। उसमें जो है वो देखा जाए तो 2-3 चीज ध्यान रखना है कि 2021 का जो बैठक हुआ था उसका थीम क्या था। एक लाइन लिख दीजिएगा। 2021 की बैठक का थीम निरंतरता, समेकन तथा आम सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग रखा गया था। आम सहमति के लिए ब्रिक्स सहयोग रखा गया था। यह बैठक वर्चुअली हुआ था, आभासी प्रारूप में हुआ था। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। ये देश वाला यही ज्यादा ज्यादा इतना ही पूछ सकता है, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा। इसी तरह से थोड़ा सा जो है वो हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे एससीओ वाला जो बैठक हुआ था वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो वो वाला है एससीओ, थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। और जो आप लोगों को पढ़ाया था वो तो मान लीजिए छोड़िए, कल थोड़ा सा एक तो वो हमको पढ़ाना है। अच्छा चलिए 4 लाइन एससीओ हेड बनाई थी, पहले 4 लाइन बोले। रायसीना डायलॉग भी तो हुआ था भारत में, बहुत दिन से नहीं आया है। तो देखिए एससीओ जो है इसका मुख्यालय बोलिए बीजिंग, मुख्यालय बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे 4 लोग, हम लोग जमाने में ऐसे ही पढ़ाई होता था।
8-10 लोग जो मित्र थे, तो सबका काम था, जैसे मान लीजिए पोल्ट्री IR है, उसका करंट मैं तैयार करके रखता था साल भर का। कोई इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का कोई तैयार करके रखता था। कोई ज्योग्राफी का है तो वो तैयार करके रखता था सब करंट। उसकी जिम्मेवारी होती थी कि वो साल भर का करंट लिख पढ़कर सबको रटाएगा, उसकी जिम्मेदारी होती थी। कोई क्लास वाला थोड़े ना होता था हम लोग जमाने में। और सब लोग इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स। अरे जो आप लोग अरविंद पांडे उत्तराखंड में है ना, यूपी उत्तराखंड PCS स्टाफ किए थे, आजकल नैनीताल में ADM है, तो वो जो है वो इकोनॉमिक्स के हैं। उनका काम था इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाना, पूरा इकोनॉमिक्स का करंट बना के समय से सबको उपलब्ध कराना। और सबका ड्यूटी था फोटो स्टेट करके सबके कमरे पर पहुंचाना। वो नहीं कि जो है फोटो स्टेट करा लीजिएगा। हमारा ड्यूटी था सबको पोल्ट्री IR का फोटो स्टेट करा के देना, ससम्मान, कि नहीं भाई आपका अधिकार है। अब वो सब जमाना तो खत्म हो गया। संघाई सहयोग संगठन जो है कब बना था? 1996 में। आप जानते हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन 6 देशों ने मिलकर 1996 में बनाया था। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान बाद में जुड़ा है। उज्बेकिस्तान लिख देता हूं, उज्बेकिस्तान बाद में जुड़ा। क का मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। तब जानते हैं कि इसमें शुरुआती दौर में जो है एक तो चीन था, रूस था, ये थे 5। तो 1996 में इसमें 5 ही देश थे, इसीलिए इसको संघाई 5 नाम दिया गया था। इसको पहले संघाई 5 कहा जाता था, 5 देशों के कारण। बाद में आप जानते हैं कि इसका नाम जो है 2001 में इसका नाम बदलकर 2001 में नाम बदलकर SCO कर दिया गया, SCO किया गया। और उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। और अब जानते हैं कि 2017 में जो है भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने, उसी में लिख दीजिएगा। 2017 में स्थायी रूप से भारत पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया, भारत पाकिस्तान को सदस्य बनाया गया। मतलब पूर्ण सदस्यता 2017 में दी गई थी। पूर्ण सदस्यता पूछेगा कब भारत पाकिस्तान को दिया गया? 2017 कजाकिस्तान में जो बैठक हुआ था। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितना हो गया? 5 वो हो गया और एक उज्बेकिस्तान जुड़ा था, 2 भारत हो गया, 8 हो गया। वर्तमान में 8 सदस्य हैं। वर्तमान में 8 सदस्य हैं भाई, 5 वो और एक वो और 2 भारत पाकिस्तान। ईरान को भी लिखिए, 9वां सदस्य लिख दीजिए। तो ईरान 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। एकदम सही, ईरान 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। 2020 में शामिल हुआ था ना ईरान, 2019 में प्रस्ताव लाया गया था। अब 2021 में इसकी बैठक कहां हुई थी? दुशांबे में, लिख दीजिए। जुलाई 2021 में SCO की बैठक दुशांबे में हुई
दुशांबे तजाकिस्तान, दुशांबे में ताजिक। इसी तजाकिस्तान में भारत का जो है एक अड्डा भी है, सैन्य अड्डा भी है, आयनी सैन्य अड्डा भी भारत का है। दुशांबे में इसका बैठक 2021 में हुआ था। सोलहवीं बैठक की थी। और एक वो क्या बोलते हैं 2001 वाला बैठक नहीं, 1996 में इसका, अच्छा एक बार दोबारा बोल दें, 1996 में 5 देश थे, संघाई 5 था। 2001 में जो है उसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया। फिर उसके बाद जो है 2017 में जो है भारत पाकिस्तान जुड़ गए। 2019 वाले में जो है 19 में प्रस्ताव पारित हुआ था, 20 में ईरान जुड़ गया, 8 सदस्य हो गए, एक ईरान भी जुड़ गया, 8 सदस्य हो गए। इसका 2021 का बैठक हो गया। 2022 का बैठक अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। चीन में ही होना था, लेकिन अभी प्रस्ताव आया नहीं कोई। ठीक है, अब इसमें जो है ऐसा करिए, SCO वाले में मेरे समझ से तो इतना ही पढ़ना, और कुछ आप लोगों को याद आए तो बताइए। मेरे समझ से तो इतना ही बहुत है। अच्छा एक चीज सुन लीजिए, SCO में जो मेंबर बनाया गया है, ये तो मान लीजिए परमानेंट मेंबर हैं, उसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र भी हैं। तो जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में है। लिख दीजिएगा एक लाइन। पहले ईरान पर्यवेक्षक राष्ट्र था ना, उसको परमानेंट बनाया गया है। पर्यवेक्षक राष्ट्र में अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, ये 3 ही ध्यान रखिएगा। देखिए वार्ता भागीदार बहुत सारे हैं, उसको मत याद करिएगा। वार्ता भागीदार में तो इस समय जो है अर्मेनिया भी है, अजरबैजान भी है, कंबोडिया भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका, टर्की, ये सब वार्ता भागीदार में है। और एक होता है अतिथि देश। अतिथि देश का मतलब होता है कि समय समय पर जैसे बुलाना, जैसे मान लीजिए आसियान को बुलाया गया था, या इसी प्रकार से पहले जो है UNO के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए थे। फिर जो है वो देखा जाए तो एक बार जो है तुर्कमेनिस्तान को भी बुलाया गया। तुर्कमेनिस्तान इसमें है नहीं, तजाकिस्तान है। आप पर्यवेक्षक राष्ट्र केवल याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ज्यादा भी पढ़ने में दिक्कत आ जाएगा। मेरे समझ से जो है इतना हो गया, आज रहने दिया जाए, कोई बात नहीं। कल थोड़ा सा और प्रयास करते हैं। कल एक काम करेंगे, आज हमको लेट हो गया था भाई, आज लेट हो गया था। कल मैं समय से आ जाऊँ। कल मैं समय से क्या, कल मैं पहले ही आऊँगा, क्योंकि शाम को रास्ते में जाम रहता है, तो मैं 4:30 बजे आ जाऊँगा। कल 5 बजे क्लास शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कम से कम 2 घंटा क्लास और चल जाए। थोड़ा बहुत और भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ होगा, कल कुछ राष्ट्रीय घटनाओं पर भी चर्चा कर लिया जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया तरीका कि कल जो है 4:30 बजे क्लास रखिए, ठीक। तो हमारे पास 2-2.5 घंटा समय रहेगा, तो थोड़ा समय जो है, एक तो पहले 2-3 चीज बोलना है। तो WHO बोलना है, WHO बोलना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन आएगा। उसके देखा जाए तो मान लीजिए प्रतिनिधि भारत में भी आए, महासचिव, तो उसका एक क्वेश्चन आएगा। 1-2 संगठन और बोलना है। संबंध पर मैं क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि वो फिर लंबा चला जाएगा। कुछ राष्ट्रीय जो घटनाक्रम के महत्वपूर्ण विषय 8-10 वो मैं बोलूंगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।